हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। तो देखते हैं आज का जो हमारा शब्द है देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा अथवा ग्रीनविच रेखा अथवा प्रधान याम्योत्तर रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा को आधार मानकर इसके पूर्व या पश्चिम में किसी बिंदु या स्थान की मापी गई कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। देखते हैं अगली स्लाइड पर इससे जुड़े हुए जो कुछ क्वेश्चंस हैं वहां पर समझते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट। यहां पर भी एक बार आप नजर डाल लें। ये एटलस है और एटलस पर भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। समझते हैं जो कुछ हमारे सवाल हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको समझना बेहद ज़रूरी है। पहला जो हमारा सवाल है वो है व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्रधान याम्योत्तर रेखा क्या है और किस प्रकार से इसको निर्धारित किया गया है। ये हमारा ग्लोब है और वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को इंग्लैंड में एक वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच, वहां से इसको खींचा गया है। खींचने का आधार क्या रहा? ये एक मानी गई रेखा है जो वैश्विक स्तर पर सर्वसम्मति से इस रेखा को निर्धारित किया गया है। अक्टूबर सन 1884 में वाशिंगटन के अंतर्गत एक वैश्विक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन के दौरान इस रेखा को निर्धारित किया गया। यदि मैं प्राचीन काल में बात करूं, जब भारतीय संस्कृति का बोलबाला रहा, उस समय यह रेखा भारत के उज्जैन से खींची गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और शक्ति का ध्रुवीकरण यूरोप में होता है, यानी कि एक दौर ऐसा आएगा जब यूरोप महाद्वीप का लगभग पूरे विश्व में वर्चस्व होगा। उस दौरान ये जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है इसको फैरो द्वीप से खींचा गया। फैरो द्वीप, जब आप एटलस पर इसको खोजना चाहेंगे तो इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। फिर आगे समय बढ़ेगा और समय बढ़ते बढ़ते जैसे औद्योगिक क्रांति आएगी, उस दौरान यूरोप के अंतर्गत इंग्लैंड का वर्चस्व लगभग विश्व में सबसे अधिक होगा। इसी समय 19वीं शताब्दी के दौरान 1884 में जो वाशिंगटन के अंतर्गत सम्मेलन होगा, उस दौरान ये निर्धारित किया जाएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा या जो ग्रीनविच रेखा है उसको इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से खींचा हुआ माना गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो दूसरा हमारा सवाल है इसको इसके साथ जोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर, लॉन्गिट्यूड तथा देशांतर रेखा को कैसे निर्धारित करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि हमने बात की 0 डिग्री देशांतर रेखा को निर्धारित किया गया है वैश्विक सर्वसम्मति के अनुसार। अब यहाँ पर कल्पना कीजिए ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी अर्थ है। इसका जो सेंटर है उस सेंटर से इस प्रकार यदि मैं इस पेन को ऐसे खड़ा कर दूं, अब यहाँ पर 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसके रेफरेंस में पृथ्वी के केंद्र से यदि आप पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर कोई कोण बनाएंगे, उस कोण के आधार पर पृथ्वी की सतह पर जो भी आप स्थान को निर्धारित करेंगे या कोई बिंदु को आप खींचेंगे उसी को कहा जाएगा देशांतर। मान के चलें ये विषुवत रेखा है
और ये पृथ्वी का सेंटर है और विषुवत रेखा के सामने ये हमारा पेन है। पृथ्वी के सेंटर से कल्पना कीजिए आप लोग। अब यहाँ से यदि मैं 45 डिग्री का एक कोण बनाता हूँ तो यहाँ पर 45 डिग्री पर जो ये बिंदु लगाया जाएगा या कोई स्थान जो चुना जाएगा उसी को कहेंगे लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। हम समझते हैं देशांतर रेखाएं क्या हैं। विषुवत रेखा के ऊपर प्रत्येक 1 डिग्री के इंटरवल पर जो आप लॉन्गिट्यूड खींचते हैं, जो देशांतर खींचते हैं, इन्हीं देशांतरों को ध्यान में रखते हुए जब उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए कोई रेखा खींची जाती है, इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से। तो यहां पर हमने समझ लिया है देशांतर और देशांतर रेखाओं का डिफरेंस क्या है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड लाइंस, यानी कि देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है। दोनों चीजों पर हमें ध्यान रखना है, ग्लोब पर भी और मैप पर भी या एटलस पर भी। इसको आप एटलस या मानचित्र कहते हैं, जबकि ये है हमारा ग्लोब। यानी कि पृथ्वी का जो वास्तविक स्वरूप है वो ग्लोब के आकार का है, जबकि 2 डायमेंशनल तरीके से यदि इस प्रकार से हम इसको पूरी पृथ्वी को फैला दें तो इसको हम मानचित्र के नाम से जानते हैं। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, ये हमारी जैसे अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और हम देखते हैं ये है हमारी 0 डिग्री। ये आप लोगों के सामने है, इसको मैं इधर कर लेता हूं। ये हमारी 0 डिग्री जस्ट हमारे सामने है, ध्यान दीजिए। अब 0 डिग्री से यदि एक एक डिग्री के इंटरवल पर मैं देशांतर खींचता हूं, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में कौन सी देशांतर रेखा होगी, 180 डिग्री। अब 0 डिग्री से जब आप देशांतर खींचना शुरू करेंगे, यदि मैं वेस्ट की बात करूं तो 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से 180 डिग्री तक आप पहुंचेंगे। उसी प्रकार ईस्ट की तरफ भी एक एक डिग्री के इंटरवल पर यदि आप देशांतर खींचते हैं तो 180 डिग्री ईस्ट पर आप पहुंचेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 180 डिग्री वेस्ट देशांतर रेखा और 180 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा, यदि ग्लोब पर आप बात करें तो दोनों 180 डिग्री पर ही मौजूद हैं। अब यहां पर ग्लोब पर यदि मैं काउंट करूं तो 0 डिग्री एक देशांतर रेखा तो ये हो गई 0 डिग्री। जस्ट इसके अपोजिट में जो देशांतर रेखा है वो 180 डिग्री है। 2 देशांतर रेखाएं हमें मिल चुकी हैं। अब एक एक डिग्री पर आप देशांतर रेखाओं को काउंट करते जब चलेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो 179 इधर आप काउंट करेंगे और 179 इधर आप काउंट करेंगे। 179 यानी कि 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री, 179 तक 180 को हमने यहां काउंट कर लिया है। तो अब देखिए 179 प्लस 179 इज इक्वल टू 358 और 2 देशांतर रेखाएं ये हैं, एक 0 डिग्री देशांतर रेखा और एक 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो कुल ग्लोब पर जो देशांतर रेखाएं हैं वो हो जाएंगी 360। यहां तक चीजें क्लियर हैं। यदि आप देशांतर की बात करें वो भी 360 होंगे और जो देशांतर रेखाएं हैं ग्लोब पर वो भी 360 ही होंगी। अब बात करते हैं एटलस पर, यानी कि मानचित्र पर कितनी अक्षांश रेखाएं हमारी होंगी। अब यहां ध्यान दीजिए, ये है 180 डिग्री यहां पर। अब यदि मैं एटलस, इस ग्लोब को एटलस बनाऊंगा तो 180 डिग्री से इसको काटा जाएगा और 180 डिग्री से काटने के बाद पिछली स्लाइड पर हम लौटते हैं।
ये हमारा एटलस है, ये 2 डायमेंशनल है। इस ग्लोब को फैलाकर हमने इस प्रकार से रख दिया है। तो आप देखेंगे 180 डिग्री वेस्ट, सॉरी 180 डिग्री वेस्ट इधर और 180 डिग्री ईस्ट, यानी कि जहां ग्लोब पर केवल एक ही रेखा पर ये दोनों देशांतर रेखाएं मौजूद थी 180 डिग्री पर ही, मानचित्र पर ये 180 देशांतर की रेखाएं 2 रेखाओं में विभाजित हो गई है, यानी कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। तो यहां पर चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। जहां ग्लोब पर कुल सॉरी जहां ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं मौजूद हैं, वहीं मैप पर 360 + 1 यानी कि 361 देशांतर रेखाएं मिलेंगी। यानी कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसको काटकर 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाएगा मैप पर। तो ये चीजें हमने समझ ली हैं कि कितने लॉन्गिट्यूड लाइंस ग्लोब पर होंगी और कितनी मैप पर होंगी। चलिए अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एंटीपोड। एंटीपोड क्या होता है इसको समझते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु के यदि मैं बिल्कुल 180 डिग्री पर बात कर लूं, मान के चलें पृथ्वी की सतह पर यह कोई बिंदु है और जस्ट इसके 180 डिग्री विपरीत पर जो दूसरा बिंदु होगा उसको एंटीपोड कहा जाएगा इस बिंदु के प्रति। देखते हैं, मान के चलें ये हमारी अर्थ है, यहां पर मैं कहूं इस पॉइंट का एंटीपोड क्या होगा, तो आप कल्पना कीजिए कि यहां से यदि कोई रोड को घुसा दिया जाए और वो केंद्र से होकर गुजरते हुए इसके विपरीत निकल जाए, तो जहां पर ये दूसरी जगह पर निकलेगी उसे इस बिंदु का एंटीपोड कहेंगे। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, यानी कि जिस पॉइंट पर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को विभाजित करते हैं उसका एंटीपोड क्या होगा। तो यदि इसके आप बिल्कुल जस्ट विपरीत जाएंगे तो 0 डिग्री अक्षांश पर ही यदि आप इसके विपरीत जाएं, दूसरा जो 0 डिग्री देशांतर है उसके अपोजिट कौन सा देशांतर होगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जहां पर एक दूसरे को विभाजित करेंगी, वो जो बिंदु है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा का जो कटान बिंदु है उसका एंटीपोड कहलाएगा। यहां पर एक चीज को और क्लियर कर लेते हैं। मान के चलें ये हमारा इंडिया है और इंडिया में यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि दिल्ली का एंटीपोड क्या होगा, ये दिल्ली है यहां पर इंडिया, तो इसका एंटीपोड आपको चिली में मिलेगा, वालपरेसो में यहां पर। ये दिल्ली का एंटीपोड है, यानी कि जस्ट इसके विपरीत ये है हमारा इंडिया, यहां पर है दिल्ली, और यहां से यदि आप एक रोड को घुसाएंगे जो कि पृथ्वी के केंद्र से होते हुए 180 डिग्री पर निकलेगी, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं चिली के यहां वालपरेसो के नजदीक ये इधर निकलेगी। तो हमने समझ लिया एंटीपोड का कॉन्सेप्ट क्या है। चलते हैं आगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिट लॉन्गिट्यूड। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपीएससी ने प्रीलिम्स की यदि मैं बात करूं इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा हुआ है और भविष्य में भी संभावनाएं बनती हैं। नॉन यूपीएससी में तो ये क्वेश्चन काफ़ी आम बात है। तो देखते हैं, यदि ये अर्थ है
और 0 डिग्री ये देशांतर है। यदि मैं आपसे सवाल करूं जो 0 डिग्री देशांतर है, कोई भी जो देशांतर रेखाएं हैं क्या वो अपने आप में कंप्लीट सर्किल हैं, पूर्ण वृत्त है या अर्धवृत्त है? तो इसका जवाब है हाफ सर्किल है। यानी जो भी देशांतर रेखा है जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती हैं वो अपने आप में हाफ सर्किल होती हैं। अब कोई भी जो देशांतर रेखा है यदि उसको कंप्लीट सर्किल करना है तो उसका अपोजिट जो देशांतर रेखा होगी उसको मिलाते हुए जो रेखा खींची जाएगी वो ही होगी अपोजिट लॉन्गिट्यूड। जैसे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा का अपोजिट लॉन्गिट्यूड क्या होगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार से मान के चलें 0 डिग्री है और मैं आपसे सवाल करूं कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का अपोजिट लॉन्गिट्यूड क्या होगा? यानी कि 0 डिग्री से आप 30 डिग्री ईस्ट की तरफ गए हैं तो उसी प्रकार जो 180 डिग्री है उसके भी आपको राइट में 30 डिग्री मूव करना होगा। यानी कि 180 डिग्री में से आप -30 कर देंगे तो 150 डिग्री वेस्ट, यानी कि 30 डिग्री ईस्ट का जो अपोजिट लॉन्गिट्यूड है वो होगा 150 वेस्ट। यहां तक चीजें समझ चुके हैं आप लोग? तो जैसे भी वो आपसे सवाल करता है कि इस लॉन्गिट्यूड का अपोजिट लॉन्गिट्यूड क्या होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ही ये यहां से मान के चलें 10 डिग्री पूर्वी देशांतर का अपोजिट लॉन्गिट्यूड ये आपसे पूछ लेता है 10 डिग्री पूर्वी देशांतर का, तो उसी प्रकार आप 180 में से 10 को घटा दें तो 170 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर होगा वो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर का अपोजिट लॉन्गिट्यूड होगा। चलिए लास्ट सवाल को अपने देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी कि ग्लोब पर समय को किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, किस प्रकार से इसको मेजर किया जाता है उसको देख लेते हैं। ये अर्थ है और जैसा कि आप जानते हैं अर्थ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। इसका जो घूर्णन है ये इस प्रकार से है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मान के चलें ये जापान है और थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि सूर्य यहाँ पर है, लंबवत चमक रहा है, दोपहर का समय है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमेगी। इंडिया में दोपहर जापान के बाद होगी, यानी कि जब इंडिया में दोपहर होगी तो जापान में शाम हो चुकी होगी, जबकि इंग्लैंड में अभी सुबह नहीं हुई होगी। जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती जाएगी तो इधर सुबह होती जाएगी और इधर शाम होती जाएगी। अब देखते हैं, ये है जीरो डिग्री देशांतर रेखा। जब आप इसके ईस्ट में चलेंगे तो समय को करेंगे प्लस। अभी हमने देखा पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, यानी कि सूर्य पहले इस तरफ से उदय होगा, इधर बाद में होगा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से यदि आप वेस्ट की तरफ चलें तो यहां पर समय करना होगा माइनस। अब जो पूरी पृथ्वी का जो सर्कमफेरेंस है या किसी भी गोले का जो पूरा कोण है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री घूमने में हमारी अर्थ जो है कितना टाइम लेती है? 24 घंटे। यानी कि 24 घंटे में अर्थ एक पूरा चक्कर पूरा करती है 360 डिग्री का कोण। अब यहां पर यदि हम निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि 1 घंटे में जो हमारी अर्थ है वो 15 डिग्री घूम जाती है। क्लियर है? और इसको हम देखते हैं 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में जो है वो 60 मिनट होते हैं, यानी कि 60 मिनट में पृथ्वी घूमती है 15 डिग्री, जबकि 4 मिनट में जो हमारी अर्थ है वो कितना घूमती है? 1 डिग्री। यहां तक चीजें क्लियर हैं? यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री,
1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। तो यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हों और आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि पूर्वी गोलार्ध में 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा, तो 15 डिग्री घूमने में लगता है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो 60 डिग्री घूमने में कितना, 4 घंटे का समय लगेगा। तो 12 बजे ग्रीनविच रेखा पर दोपहर का समय है 12 बजे। जब आप ईस्ट में चलेंगे तो 12 में 4 घंटे ऐड कर देंगे, यानी कि यहां पर 4 PM या 16, किसी भी प्रकार से आप देख लें। ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर यदि आप 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय देखना चाह रहे हैं, जबकि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो इस देशांतर पर समय हो रहा होगा शाम के 4। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से 90 डिग्री यानी कि 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 90 डिग्री में 6 घंटे। यानी कि यदि दोपहर के यहाँ पर 12 बजे हैं तो इसमें से -6 कर दें, तो यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे होंगे। क्लियर? तो यहाँ तक हमने चीज़ों को जितना ज़रूरी था उनको समझा है। आज की हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। हमने समझा लॉन्गिट्यूड को, देशांतर को और देशांतर रेखाओं को और इससे जुड़े हुए कुछ सवाल को। कल फिर मिलते हैं एक नए शब्द के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।